नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव पुंडीर और आज हमारे नए इनिशिएटिव इंक्यूबेशन सेंटर्स ग्रोथ इंजन्स फॉर स्टार्टअप को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर आकृति हु इज़ द CEO ऑफ पुसा कृषि विच इज़ एन इंक्यूबेशन सेंटर बाय IRI ICR. वेलकम मैम. Thank you so much. And ma'am, before we start about the podcast, I would like to know more about you. So please आप अपने education background के बारे में कुछ बताइए and how it feels like to be the CEO of पुसा कृषि. Education मेरी B.Tech in dairy technology है and then I did my MBA and PhD in agribusiness management. और IRI में इंक्यूबेशन में आ जाना थोड़ा सा एक्सीडेंटल था. Okay. क्योंकि आई वॉज अपॉइंटेड एज अ साइंटिस्ट. आई रोट ARS इन 2013 जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम रहता है. सो देयर वाज वन सीट इन माय डिसिप्लिन, सो आई क्लियर्ड दैट एंड देन आई केम टू IRI आफ्टर माय 7 months training and then I got posted in this particular unit and then I felt initially it was something which was really very new for me. तो शुरू में आते ही समझना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि 2015 में स्टार्टअप कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था जब मैं आई थी. तो हम ऐसा सोचते थे कि हमें कंपनीज़ को हेल्प करना है, हमें छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है. तो हम बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से उस समय चला करते थे. कोई लोग आ जाते थे तो उनको वो कुछ अपनी समस्याएं रखते थे तो हम उनको कुछ समाधान दे देते थे, किन्हीं साइंटिस्ट से कनेक्ट कर देते थे. तो हमारा कुछ ना स्ट्रक्चर्ड उस समय बहुत ज़्यादा तरीका नहीं था. फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते और जो कि मेरी मेंटोर भी हैं डॉक्टर नीरू भूषण जो मुझसे पहले इंचार्ज और CEO हुआ करती थी. तो उनके नेतृत्व में फिर हमने प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर करना शुरू किया. फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ समझनी शुरू करी कि किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर, छोटे छोटे सपोर्ट्स के अंदर, कि जिससे स्टार्टअप्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले. तो फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड होते गए और अभी बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज स्टार्टअप्स आर हैविंग फेथ इन अस और हमारे पास आते हैं और भरोसा रखते हैं कि जो भी कुछ हम बता रहे हैं या हम जहाँ भी कनेक्ट करेंगे वहाँ से उनको ज़रूर फ़ायदा होगा. तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग देता है क्योंकि कंटेंटेड फील करते हैं कि कुछ कर पा रहे हैं. दैट्स वेरी नाइस मैम. एंड आपने बताया कि 2015 में जब ये शुरू हुआ तो किसी भी नए इनिशिएटिव, किसी भी नई पहल की तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं था. आपसे पहले जो आपने अपनी नीरू मैम डॉक्टर नीरू ने इसको संभाला. तो मैम जब हम 2015 की बात करते हैं और जब आपने ज्वाइन किया होगा, सो कमिंग फ्रॉम अ साइंटिस्ट बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम दैट रिसर्च मेंटालिटी, हाउ डिड इट फेल्ट to do the corporate jump and that too not in the corporate world but to create a corporate world? So how did it feel? So earlier I had this corporate experience with the TUV. तो मैं ISO 22 के सर्टिफिकेशंस किया करती थी और FSMS का एंड देन 9K में भी आई वॉज हैविंग अ हैंड और आई वॉज वर्किंग इन GSK ऑल्सो. तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अमूल के साथ भी काम किया तो मेरा 7-8 साल का ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपोजर था. तो दिक्कत तो नहीं हुई लेकिन ये है कि जिस मैंडेट को लेकर एक साइंटिस्ट चलता है कि उसको रिसर्च करनी है, वो इनिशियली थोड़ा सा ये था कि समझ में आना मुश्किल था कि कैसे इस काम के साथ उसको करेंगे. लेकिन ये है कि धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी तो इसी में बहुत सारे रिसर्च के एरियाज दिखने लगे. तो अभी स्टेटस ये है कि एनुअली 8 से 10 पेपर्स भी निकलते हैं. स्टूडेंट्स गाइड भी कर रही हूँ. तो PhD की स्टूडेंट्स हैं, MSc की स्टूडेंट्स हैं. टीचिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर. सो दैट इज गोइंग हैंड इन हैंड. द ओनली चेंज विच हैज़ हैपन कि अर्लियर माई फोकस वॉज ऑन वैल्यू चेन डेवलपमेंट. यहाँ आने के बाद में 1-1.5 साल थोड़ा स्ट्रगल किया कि उसी फोकस को किसी तरह रख पाऊँ. लेकिन वो संभव नहीं हो पाया यहाँ के काम की अधिकता की वजह से. तो फिर देन शिफ्टेड इट टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन आई केम टू नो कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी इतना सब कुछ है अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए. एंड देयर आर very famous laureates who are doing the similar kind of work in other geographical areas as well. So they are now pretty connected with us and हम उनके साथ में काम करते हैं, co-authorship में भी काम करते हैं. तो वो एक अच्छा हैंड है. तो आई एम satisfied from that front also. That's very nice. क्योंकि लाइफ में कुछ भी करो, satisfaction is the most important part. And if you're satisfied, if you're happy, then you give more than what is expected out of you. Yes, of course. So that's very nice. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली आपने जैसे एक
चेंज किया, अपने लाइफ में चेंज किया, इंक्यूबेशन में चेंज किया. सो हाउ पुसा हैज़ ब्रॉट अप दैट चेंज इन द सोसाइटी. सो आपने कहा कि हमने स्ट्रक्चर करते हुए कुछ पॉलिसीज़ निकाली, हमने कुछ इनिशिएटिव्स लाए. तो आप थोड़ा हमें बताएंगे कि उन पॉलिसीज़ के बारे में बताने से पहले जो बिहाइंड द सीन्स एक केओस क्रिएट हुआ होगा जब आप लोग पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे, तो वो एक पर्सपेक्टिव आप हमारे सामने रख पाएंगे. तो मैं ना 2 एग्जांपल्स आपको देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे अभी मैंने बताया कि लोग आते थे, हमारे पास में इतनी ज़मीन है और हम अभी भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको कृषि मेला वगैरह में मिलेंगे. तो और ये वास्तविकता में एक समस्या है, क्योंकि ज़मीन है, खेती करते थे लेकिन मजदूर नहीं मिलते, बच्चे बाहर चले गए, तो अब कैसे करें. मैकेनाइजेशन उतना ज़्यादा अभी हुआ नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ में तो बिल्कुल है ही नहीं, प्रभावी भी नहीं बोलना चाहिए. तो लोग आते हैं और लोग कहते हैं अपना व्यवसाय शुरू करना है, कुछ काम शुरू करना है, आप बताइए. हाँ, वो सोच कर आते हैं कि हम उनको उपाय बताएंगे, अच्छा आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. लेकिन हमें भी साथ ही में क्या है कि उन एरियाज़ की उतनी समझ एक समय के साथ ही डेवलप होती है. तो अगर कोई तराई रीजन से मेरे पास आ रहा है तो मैं जानती भी नहीं एक्चुअली तराई में क्या क्या हो रहा है, या वहाँ के कैसे लोग हैं, क्या प्रोडक्ट्स वहाँ बिकते हैं, या वहाँ का किसान क्या उगा रहा है, उसको क्या समस्याएँ आ रही हैं. तो हमने ना धीरे धीरे क्या किया कि हमने जोग्राफिकल लैंडस्केप्स थोड़े थोड़े डेवलप करने शुरू करे. तो हमने सोचा कि अलग अलग एरियाज़ में कैसी फार्मिंग की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के पास में अगर कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे लैंड है या थोड़ी बहुत कैपिटल है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं. तो हमने मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश करी उसके हिसाब से. तो ये एक काम किया. फिर हमें ये समझ में आया कि साथ में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास में ज़मीन वगैरह भी नहीं होती. उनको कई तो माता पिता आते हैं, कहते हैं अपने बच्चे को कुछ काम शुरू कराना है, तो अभी हम एज एन इंक्यूबेटर क्या सपोर्ट करेंगे. तो फिर हमने बीज डिज़ाइन किया ये देने के लिए. ये एक 15 दिन का जैसे वर्कशॉप है. तो मैं इनिशिएटिव्स जब मैं बताऊंगी भी, आपने कहा कि आप बाद में बताइएगा, तो उसमें हमने सोचा कि हम इस तरीके से बात करेंगे कि अलग अलग एरियाज़ में एक्चुअली क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या बन रहा है, मार्केट को क्या ज़रूरत है, मार्केट की नब्ज़ क्या है. तो लोग समझ पाएंगे कि उनका किस तरीके का उनके बच्चे का रुझान है या उनका खुद का रुझान है, और वो इनमें से किस एरिया में करने के लिए, और उतना रिस्क साथ में ये बताना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. क्योंकि स्टार्टअप कहना बहुत आसान है, करना आप खुद समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल 24/7 का जॉब है. हम तो फिर भी, हमारी नौकरी है तो हम कुछ समय फ्री हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टअप इज़ समवन हु नेवर गेट्स फ्री, ऑलवेज ऑन द टो. तो वो उतना सारा मेहनत करने के लिए उनको तैयार रहना, और साथ में हर तरीके का रिस्क लेकर भी आगे बढ़ते रहना, तो वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग बीच के तहत हम करने की कोशिश करते हैं. तो ये एक दूसरा इनिशिएटिव हमने शुरू करा ये समझते हुए. और एक तीसरा जो किया वो ये किया कि टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इन्हीं तरीके के लोगों के लिए तो IRA ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रखी हैं. तो जैसे कुछ एरियाज़ के अंदर अब स्पिरुलिना प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ देम, या सॉइल टेस्टिंग का आप अपना छोटा सा लैब खोल सकते हैं. तो इस तरीके का टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास है. तो हमने क्या उसके अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए. तो वो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती है 5 से 7 दिन की, लोग आकर हमारे यहाँ सीखते हैं, और कैसे आप लैब बनाएंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कहाँ से पैसा लेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं. तो लोग उस पर डेवलप कर रहे हैं. ऑल्दो इम्पैक्ट असेसमेंट अभी इसका बाकी है, लेकिन हम सालों से अभी ये कर रहे हैं. हमें 5 साल तो एक्टिवली स्ट्रक्चर्ड वे में ये करते हुए हो गए, और हर साल पिछले 2 सालों से तो हम हर साल 10 से 12 ट्रेनिंग्स कर रहे हैं. अरे दैट्स तो वेरी कमेंडेबल. ऐसा आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 1 महीने में 1 ट्रेनिंग हम कर लेते हैं. 100 से 150 लोगों को आप एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा ट्रेनिंग भी देते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो जो इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा कि इम्पैक्ट असेसमेंट इसका बाकी है, हाँ, क्योंकि वो एक करना है, लेकिन बट है काम इम्पैक्ट तो अभी है. इट्स वेरी नाइस मैम. एंड जिस ऑनेस्टी से आपने बताया ना कि स्टार्टिंग में जब हम बैठे थे, क्योंकि कई बार साथियों आपने भी फील किया होगा कि व्हेन यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन ना, सो इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट कि देयर वर चैलेंजेस. People make it feel like it's very easy. I sit in this chair and then I take care of things. But how you accepted it, कि there were challenges, you did not know about the areas, you did not have the knowledge about the processes that are ongoing in geographical locations, and then you did the research with the scientists. That's commendable, and the acceptance of it, that's what a true leader is all about. You came up with the policies.
सो अब आप हमें थोड़ा बताइए कि जैसे आपने बीज बताया, तो क्या क्या पॉलिसीज़ हैं पूसा तो की? देखिए, दो तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क में मैं बताती हूँ। एक तो ये कि जो हमने आईआरआई के लेवल पे खुद के प्रोग्राम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। दूसरा ये कि किस तरीके से हमने सरकार को सपोर्ट किया उनकी पॉलिसीज़ लिखने के अंदर। तो इसमें जो आरकेवीवाई रफ्तार जो स्कीम है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है वो हमने यहाँ से पूसा कृषि से ड्राफ्ट की। सो डॉक्टर नीरू हैज़ टेकन अ लीड इन दैट एंड आई वाज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो हम लोग थे, डॉक्टर अमरजीत वाज आल्सो इन्वॉल्व। तो हम लोगों ने मिलकर हमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगे। तो वो हमने पूरा गाइडलाइन डेवलप किया और फिर वेरियस प्रेजेंटेशंस इन द मिनिस्ट्री और बड़े सारे काम हुए एंड देन लेटर ऑन इट टुक ऑफ। तो ये एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड हमें देता था 2019 में, जब अलग अलग रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स, जिनको हम राबी बोलते हैं, तो 24 राबीज़ का सिलेक्शन किया। उनको लेकर आए, उनको कैसे काम करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे इंक्यूबेटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस की एक्चुअली इंक्यूबेटर फंक्शन कैसे करेगा। क्योंकि इंक्यूबेटर बनाना और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए उसको फंड दे देना सिर्फ काफ़ी नहीं है। उसको काम करने की हैंड होल्डिंग करना, कि नई किसी यूनिवर्सिटी में आपने नया इंक्यूबेटर बनाया, तो बहुत वक्त तक तो लोगों को समझ नहीं आता उनको इंक्यूबेट कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि लोग ना वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स, उन्होंने टीचिंग करी है, रिसर्च किया है, लैब में काम किया है, लेकिन ये एकदम नया सा एरिया आ जाता है। तो जब हमने वो गाइडलाइंस डेवलप करी, तो हमने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि हम कैसे इंक्यूबेटर्स को हैंड होल्ड करेंगे। तो हमने उसके लिए भी स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स क्यूरेट किए इंक्यूबेटर्स की हैंड होल्डिंग, विच आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी में हमने, खैर रफ्तार में तो हमने कभी किसी से कोई चार्ज लिया ही नहीं। तो वो किया, और प्लस कैसे ऑपरेशनली रफ्तार के इंक्यूबेटर्स काम करेंगे, कब कब सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, रीच आउट कैसे करेंगे, इनोवेशंस को मैप कैसे करना है, इनोवेशन क्या होती है, इवन ये भी सिखाना। तो ये सब गाइडलाइंस में भी बताया और ये करने की कोशिश की, और वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल रही। और अभी पिछले साल ही उन गाइडलाइंस को इम्प्रूव किया, तो वो इम्प्रूवमेंट भी हमारे ऑफिस से ही हुआ। तो ये एक सपोर्ट जो मिनिस्ट्री को हम प्रोवाइड करते हैं, और विच इज़ नीडेड ऑल्सो, बिकॉज वी आर डूइंग द इंक्यूबेशन। मिनिस्ट्री इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिव इंक्यूबेशन, बट दे आर द गाइडिंग एजेंसीज एज वेल। तो जेएस और सब जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो गाइड करते हैं, एंड वी सपोर्ट इन राइटिंग द थिंग्स, एंड वी डेवलप थिंग्स ओवर हियर, द पॉलिसीज ओवर हियर, एंड they approve. They agree. You are the body that created the protocols on how agri incubators can work, right? Yes, 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 yes. That's very commendable. So- And you said ki this is the first part. Second, So this is about the government, the support that we extend to the government, and other than that, तो हमारा जो खुद की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्षितिज है, अराइज उपजा ऑफ कोर्स सेकंड वाले का पार्ट है, क्योंकि वो रफ्तार के अंडर में आता है। क्षितिज के अलावा जैसे हमने एग्री इंडिया मीट्स करनी चालू करी, तो वो उसका उद्देश्य ये था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम टॉप गन्स को लेकर आएँ, और एंड दैट वाज आल्सो नॉट समथिंग कि जिसको हमने सबके लिए ओपन रखा। वो हमारे स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली था कि जैसे अभी रिसेंटली हमने ओएनडीसी के साथ में किया डिजिटल नेटवर्क के ऊपर, है ना। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कोशिश करें कि एक्चुअली डिजिटल स्टैक क्या है, कैसे स्टार्टअप्स उसका लाभ उठा सकते हैं, एग्री के अंदर एग्री स्टैकिंग क्या है, कैसे स्टार्टअप्स या एफपीओज को वो कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको ज़्यादा अच्छे से वो प्राइसेस उनको रियलाइज़ कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ हम सोचते हैं, एंड वी इनवाइट द आइडियाज़ फ्रॉम द स्टार्टअप्स ऑल्सो, सो दे कैन थिंक अबाउट कि उनको कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, एंड इफ दैट इज़ अ कंसेंसस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, देन वी टेक दैट अप एंड वी कैन डू दैट एज वेल। तो अभी तक 2 एग्री इंडिया मीट्स हमने स्टार्टअप्स के सजेशंस पे की, और बाकी हम खुद सोचते हैं, फ्लोट करते हैं, एंड वी ऑलवेज वेलकम देयर सजेशंस एंड देयर ओपिनियन, बिकॉज इट्स ऑलवेज फॉर देम, एंड वी अंडरस्टैंड कि उनको जो चाहिए वो देंगे तो बेहतर है पुश करने की जगह। तो उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो बहुत सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है, वो चलती रहेगी। so Pusa, matlab, it is successful. I can say from the market. When I talk to a agri startup, when I speak with the entrepreneurs nowadays, it's their dream to be a part of Pusa ecosystem. To be very honest. Thank you. And so as you mentioned na ki you are catering to the government as well as the incubator. So Pusa as a mother incubator,
is nurturing the incubators, is nurturing the startups that are part of the ecosystem as well, and doing simultaneously projects for the government, organizing agri meets, and I think is also being able to do things for the commercialization of the new technologies that are coming from IRI. हम लोग एक्चुअली दो और वर्टिकल्स में भी काम करते हैं. वन इज़ आईपी मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन. तो आईपी मैनेजमेंट में हम कंसल्टेंसी भी देते हैं स्टार्टअप्स को और अपने आईआरआई के जो साइंटिस्ट हैं उनको. तो हमारे पास क्योंकि आईआरआई में 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं और दैट इज़ द स्ट्रेंथ दैट वी ट्राई टू लिवरेज हियर विद द एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम ऑल्सो. तो उसमें हम लोग उनकी पेटेंट फाइलिंग रहती है, उनकी इन्वेंशंस को एक्चुअली समझना, प्रायर आर्ट्स करना, ये सारे काम उनके लिए करते हैं. और सिमिलर काइंड ऑफ काम हम स्टार्टअप्स के लिए भी करते हैं. तो हमारा आईपी पोर्टफोलियो पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द कॉपीराइट्स. एंड द कॉपीराइट्स कम है लेकिन पेटेंट्स काफ़ी हैं. और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ विच इज़ अनदर सेगमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आईपी इन एग्रीकल्चर, तो वो भी करते हैं. और सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वर्टिकल्स करेंटली. तो उसके अंदर अब तक हमने तकरीबन 1500 एग्रीमेंट्स एक्सचेंज किए हैं इंडस्ट्री के साथ में और 300 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज करा है. और बहुत मीगर प्राइस के ऊपर हम कमर्शलाइज. So just the startups or with the नो big- विद द एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ऑल्सो विद द स्मॉल. जैसे मैं बताऊँ, अगर सीड वेराइटीज़ हैं तो बासमती का मोर देन 90% एरिया जो है भारत का वो पूसा की वेराइटीज़ कवर करती हैं, है ना. तो इसकी जब हम बासमती की लाइसेंसिंग करते हैं तो एक तो बात ये है कि हम नॉन एक्सक्लूसिव करते हैं. तो आप आए या कोई और आया तो कोई भेदभाव नहीं है अनलेस एंड अंटिल यू कैन produce the required documents which are necessary to work as a seed producer. ड्यू डिलिजेंस हो सकता है तो आप करेक्ट कर करेक्ट. सकते हैं. तो वो है तो वो करेंगे. तो उसके अंदर 70% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं हमारे पास वो बहुत छोटे सीड प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब हरियाणा के. तो इसलिए उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बड़ी इस्टेब्लिश कंपनीज़ के साथ ही करना है, इनके साथ नहीं करना है. तो वो वाला डिमार्केशन नहीं है. तो वेराइटीज़ हैं, एनआरएम की टेक्नोलॉजीज़ हैं, पूसा STFR मीटर है, हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी है, देन बायो फर्टिलाइजर्स हैं, पूसा डीकम्पोजर है, मशीनरीज हैं, मिलेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, सीड वायबिलिटी डिटेक्शन के किट्स हैं, पैथोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं. सो ये सारे एरियाज़ आप कोई अगर चाहें तो ZTM की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकता है. तो बहुत से ये 300 से ज़्यादा हम कर चुके हैं कमर्शलाइज. और वो भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कि हम किस तरीके से, क्योंकि ये इनिशिएटिव लिया ही इसलिए गया कि फार्मर्स तक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जल्दी पहुँच पाएँ कि आज अगर लैब में इस साल डेवलप हुई तो नेक्स्ट ईयर दैट शुड बी देयर इन द फार्मर्स फील्ड. सो दिस इज़ व्हाट द एम इज़ एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव इन्वॉल्व द प्राइवेट पार्टीज इनटू इट एंड वी आर लिवरेजिंग अपॉन ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड डूइंग वंडर्स. सो IRI कमर्शलाइजेशन पे पहले भी काम करता था. ICR हैज़ बिन दी बैकबोन ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर. बट पूसा के आने से आई थिंक एक कैटलिस्ट आ गया है इस पूरे प्रोसेस में, सो दैट वी पीपल कैन रीच आउट बेटर. देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कमर्शलाइजेशन हैज़ बीन मेड ईजियर, राइट. सो ये तो था एक पर्सपेक्टिव बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. पूसा क्या करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड पूसा कृषि इंक्यूबेशन सेंटर में क्या है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक कॉलेज का बच्चा या फिर एक बडिंग एंटरप्रेन्योर या फिर एक स्कूल का बच्चा जब सोचता है कि मैं पूसा से जुड़ना चाहता हूँ, तो दो तरीके से सोचता है कि या तो मैं एक पढ़ाई करके रिसर्चर बन के जाऊँ, एक साइंटिस्ट की पोजीशन ज्वाइन करूँ, या फिर वो सोचने लगा है कि मैं एक इंक्यूबेशन ले पाऊँ. तो आप प्लीज़ बताइए कि जैसे अलग अलग इनिशिएटिव हैं, आपने बताया कि अराइज, उपजा, बीज, ये सब पूसा से ही निकल के आए इनिशिएटिव. कोई RKVY रफ्तार को केटर कर रहा है, कोई किसी अलग तरह से केटर कर रहा है. तो इन इनिशिएटिव्स के अंदर एक यूथ, मतलब मैं अगर स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ और मुझे कुछ नहीं पता अभी पूसा का, तो मैं किस तरह से तैयारी कर सकता हूँ और क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ वेबसाइट्स के थ्रू या फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स पे जाके, ताकि मैं जुड़ पाऊँ. तो ये थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस है. तो रादर देन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. आप आके हमसे मिल भी सकते हैं, तो हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है. बीट जैसे कि मैंने बताया एक वर्कशॉप है, इसी रेस्पेक्ट में इंट्रोड्यूस की गई है. लेकिन उसके भी अलावा जो एक जांच करने का एक हमारा भी एक उद्देश्य रहता है वो ये कि आपका खुद का क्या थॉट है एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में. जितना डीप डाउन आप उसके बारे में हैं, उसके अंदर हैं, आपको समझ है उस एक
पर्टिकुलर फील्ड की या एक टेक्नोलॉजी की या जो भी कुछ कह लीजिए, उसको लेकर अगर आप पैशनेट हैं तो आपको उस आइडिया पे थोड़ा काम करना है और उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं टू रिफाइन दैट. सो हमारे पास अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं, सारे के सारे कोहोर्ट बेस्ड सिलेक्शंस नहीं हैं. तो बहुत अर्ली केसेस के अंदर, क्योंकि जब हम फंडिंग वाले प्रोग्राम्स में लेते हैं स्टार्टअप्स को, उस केस में हमें थोड़े डेवलप्ड स्टार्टअप्स चाहिए होते हैं. लेकिन इनिशियली आप ने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी डेवलप करा है, तो यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू अस एंड यू कैन शोकेस दैट टू अस एंड वी कैन थिंक ऑफ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, हम आपको तकनीकी सहायता क्या दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए. तो लेकिन इसके लिए सब चीज़ों के लिए ज़रूरत ये है कि जो आएगा वो उसको कितना उस फील्ड का समझ है, उसको बिल्कुल अंदर तक तह तक जाकर वो सब कुछ समझ में आना चाहिए और साथ में उसको वो करने के लिए जुनून होना चाहिए. ये दो चीज़ें रहेंगी. Patience and passion are the foundation of an entrepreneur. Yes, and entrepreneurship तो is a name for the like startups के लिए. Entrepreneurship अभी ऐसा बोलना चाहिए कि it's a mindset. Right. It's a mindset which is applicable in every domain of your life. That's very true. ये सबको समझना चाहिए आज के टाइम पे कि एक मतलब एक बिजनेस बनाने वाला इंसान ही सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक इंक्यूबेशन चलाने वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक जॉब पे जाने वाला भी किसी तरह से एंटरप्रेन्योर है. और वो माइंडसेट, जैसे आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इट्स अ माइंडसेट ऑफ द पीपल. सो इफ़ यू डेवलप दैट माइंडसेट यू कैन डू वंडर्स. सो दैट्स वेरी ट्रू. आपने एक वर्ड यूज़ किया, कोहोर्ट. सो कोहोर्ट क्या होता है? एंड जो पूसा के ट्रेनिंग के मॉडल्स हैं उसमें कोहोर्ट वाला क्या मॉडल है और कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है? सो कोहोर्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली इंग्लिश का वर्ड है, तो लोगों को एक ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स को जब हम ले लेते हैं एक एप्लीकेशन कॉल के तहत, तो हम उसे कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हर साल का एक प्रोग्राम है, कोई भी XYZ प्रोग्राम, हम ही नहीं कोई भी अगर इनक्यूबेटर करता है तो तो वो क्या करेगा कि वो एप्लीकेशंस कॉल करेगा कि अभी हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, आपके पास में कोई भी आइडियाज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये फॉर्मेट है हमारी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन भर दीजिए गाइडलाइंस के तहत. हाँ जी. तो लोग वो एप्लीकेशन भरते हैं और फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं कि अब ये हमारा ग्रुप है जिसको हम इस साल ट्रेन करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, फंड देंगे. स्टूडेंट्स का बैच, ऐसे स्टार्टअप्स का बैच. करेक्ट. सो थर्ड ईयर बैच ऑफ BTech लाइक दैट. सो वैसे ही स्टार्टअप्स का बैच हो जाता है. तो उस बैच को फिर सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ में इकट्ठी चलती है. ऑल्दो नीड बेस्ड ट्रेनिंग वुड बी देयर, क्योंकि सब स्टार्टअप्स अपने आप में जुदा हैं. हम कोशिश करते हैं कि हर बार नए स्टार्टअप्स को लेकर आ पाएँ या नए सॉल्यूशंस को लेकर आ पाएँ. लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर ऐसा है कि मॉडल सिमिलर काइंड ऑफ हो जाते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों के लिए जगह है. तो मैं उसे पर्सनली ख़राब नहीं मानती. तो वो वाली चीज़ है. तो इसलिए क्या है कि जब स्टार्टअप्स आ जाते हैं तो फिर उनकी काफ़ी सारा उनका जो ट्रेनिंग वगैरह रहता है वो सिमिलर पैटर्न पे लाई करता है अलॉन्ग विद द नीड बेस्ड वन-on-one सेशंस. तो इस तरीके से हम कोहोर्ट्स रन करते हैं. नॉन कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप सॉलिसिटेडली हमारे यहाँ पे इंक्यूबेट हो सकते हो. तो जैसे हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी है, हमारे पास 4 लैबोरेटरीज है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, बायोटेक की, और फैब्रिकेशन लैब जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए है वो अभी हम डेवलप कर रहे हैं. तो लैब्स अगर आपको यूटिलाइज़ करनी है तो आप अपनी सॉलिसिटेड किसी भी टाइम पे एप्लीकेशन हमारे यहाँ डाल सकते हैं. एंड देयर आर इवैल्यूएटर्स अगैन फॉर दिस. साइंटिस्ट बहुत हैं हमारे पास. तो इवैल्यूएट करके अगर आपके आइडिया में या कॉन्सेप्ट में या प्रोडक्ट में लगता है कि फिजिबल है और इवैल्यूएटर्स उसको अप्रूव करते हैं तो आप हमारे यहाँ फिजिकल इंक्यूबेशन ले सकते हैं, अदरवाइज वर्चुअल इंक्यूबेशन ले सकते हैं. तो वो सारी फैसिलिटी हमने ऑन गोइंग बेसिस पे भी प्रोवाइड कर रखी, ताकि ये ना हो कि किसी स्टार्टअप को मुझे ये कहना पड़े कि नहीं प्रोग्राम तो अप्रैल में लॉन्च होगा, आपको तब आना पड़ेगा. तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन. द ओनली थिंग इज़ दैट कि जिस तरीके का सपोर्ट कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम्स में मिलता है उसमें फंडिंग जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन फॉर ऑल. सो फंडिंग वाला हमारा कोहोर्ट बेस्ड रहता है जनरली. जी, वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो सिलेक्शन बेस्ड एग्जैक्टली है. जी, आप उनको मेंटर करेंगे, आप उनको ग्रूम करेंगे, तभी वो कल पिच दे पाएंगे. टू सेलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ द पीपल हु आर अप्लाइंग टू अस. दैट्स वेरी ट्रू. सो आपने कहा कि फिजिकल इंक्यूबेशन
incubation is a possibility here. तो आप थोड़ा बहुत अपने physical incubation के बारे में बताएंगे, जैसे आपने कुछ instruments का नाम लिया, तो क्या क्या किस तरह के startups अभी physically incubated हैं और क्या technology आप पूसा से लेके आ रहे हैं अभी upcoming years में? हाँ, तो फिज़िकली जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स अभी हमारे पास में 13 स्टार्टअप्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ करके हैं। तो उसमें ऐसा है कि कुछ लोगों को लैब सपोर्ट चाहिए था, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर वो बायो बेस्ड एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको बायोटेक लैब का सपोर्ट रिक्वायर्ड अच्छा, रहेगा। वो भी इंक्यूबेशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो है। तो उसके अंदर उनको जेल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट भी चाहिए, फिर देन उनको नैनो ड्रॉप भी चाहिए, फिर देन उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी चाहिए, ऑटोक्लेव भी चाहिए, -80 भी चाहिए, RT-PCR भी चाहिए। तो ये सब है हमारे पास में। तो ये पूसा प्रोवाइड करता है। एंड इंक्यूबेशन सेंटर पूसा का जो है, पूसा कृषि, वो है। DRI में मोर देन 28 लैबोरेटरीज़ हैं विच आर स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज़। तो वो फैसिलिटी हमेशा ओपन है डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड और अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटोर कितनी है। तो स्टार्टअप्स के लिए वो एक्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं नीड बेसिस पे, कोशिश करते हैं कराने की, जितना करा पाते हैं वो है। लेकिन यहाँ वाली लैब्स हैं, दोज आर ओपन फॉर देम। तो फूड में भी जैसे हमारे पास में बेकरी का पूरा लाइन्स है, तो the startups who are working in bakery segment, so they are working with us. Then bioinformatics में there's one startup who's into this genome sequence analysis segment. तो वो हम रिमोट फैसिलिटी भी देते हैं एक्सेस की, एनालिटिक्स की, तो वो है। और जल्दी ही मैं उम्मीद करती हूँ, अच्छा हमारे पास 3D प्रिंटर्स भी हैं जो इससे रिलेटेड है। हालांकि अभी उस पर हमने काम शुरू नहीं किया क्योंकि फैब्रिकेशन लैबोरेटरी अभी डेवलप होनी बाकी है, तो बहुत जल्दी ही। लेकिन हम लोग अगले साल तक ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट बनाने वाले स्टार्टअप्स को भी फिजिकली इंक्यूबेट कर पाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। जो आपने स्टार्टअप्स का एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स के स्टार्टअप्स हैं, तो ये दैट इज़ फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल कि सिर्फ पूसा के इंक्यूबेशन सेंटर में ही आपको सारी लैबोरेटरीज नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज़ हैं उसका भी एक्सेस पॉसिबल है इफ़ यू आर पार्ट ऑफ पूसा इकोसिस्टम। एंड उसके अलावा यू गेट द मेंटोरशिप इफ़ यू हैव द प्रोडक्ट और यू हैव द रिसर्च दैट्स आई थिंक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और गाइडलाइंस को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो आई थिंक पूसा इज़ द प्लेस फॉर यू। सो मैम, इसमें एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। तो आपने थोड़ा बहुत हमें बताया इनिशिएटिव्स के बारे में, थोड़ा बहुत आपने बताया कि किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पूसा में। इसके अलावा जैसे आपने कहा DST भी डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही है, हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं। हाउ इज़ पूसा डिफरेंट from all the incubation centers that are being set up by the other government agencies? सो एग्री में भी DST DBT ने फ़ंड किए हैं इंक्यूबेटर्स, और सब अपने डोमेन्स में आई अंडरस्टैंड अच्छा ही कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। पूसा का सिर्फ एक नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है जो यहाँ की लीगेसी है, जिसको मोर देन 100 ईयर्स उसको कंटिन्यू किया गया 1905 से। और पीपल हु हैव वर्कड हियर, और पूसा की ऐसा बोलना चाहिए, थोड़ा अतिशयोक्ति तो होगी, लेकिन पूसा की हवा मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा ना, काम करते मैं सोचती हूँ शायद मैं किसी और यूनिवर्सिटी में होती या कहीं और काम कर रही होती तो इतनी पैशनेट होकर या इतनी लगकर काम नहीं कर रही होती। पूसा की हवा में ही शायद वो जादू सा है कि यहाँ पर आते ही लोग बहुत डेडिकेटेडली काम करना शुरू कर देते हैं। लिथार्जी यहाँ की हवा में है ही नहीं। तो ये तो खैर एक लाइटर नोट पे पॉइंट है, लेकिन यहाँ का जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, तो यहाँ के नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी डोमेन वाइज जो डाइवर्सिटी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्री में किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वी हैव एन एक्सपर्ट वर्किंग इन दैट। आप ड्रोन्स पे बात कीजिए, आप AI पे बात कीजिए, आप रोबोटिक्स पे बात कीजिए, आप वियरेबल कंप्यूटिंग पे बात कीजिए, आप वेराइटीज़ पे, बायो फर्टिलाइजर्स पे, पैथोजेंस पे, एंटोमोलॉजी पे, आप वाटर ट्रीटमेंट पे, anything you name it in agriculture, and we have experts for that. So that is something which is actually making the incubation center strengthened. That is one part. And also at the same time startups को ये जो एक आशा रहती है कि दिस काइंड ऑफ सपोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम पूसा, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन IRI पूसा। तो वो एक जो मुझे लगता है वो यूनिक है, और पेरेंट इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, पेरेंट इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से ही आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो वो चीज़, एंड एट द सेम टाइम द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग हियर। तो मुझे बहुत साल हो गए, लेकिन
कभी ऐसा टाइम देखा नहीं कि हमने कुछ प्रपोज किया है और हमारा प्रपोजल विदाउट अप्रूवल रुका हो, या जिसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं तो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ देखने ही नहीं मिलेंगी By कुछ God's भी grace. by God's grace. And people are like the bosses or the higher ups, they are so understanding. तो उनको फ़ोन भी करके इवन अगर अपनी बात पे अप्रूवल ले लें, they are good to go with that. और later on you can move the file, you can do whatever. So that is something which is the hardcore belief that they have put in the incubator, and that is something which is actually making us going. गवर्नमेंट की जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि फाइल्स आगे नहीं बढ़ेगी, वो यहाँ पर नहीं. नहीं, हम ई ऑफिस पे काम करते हैं, ये भी बता दूं. हम ई ऑफिस पे काम करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, जिसमें फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली चलती हैं. सो विद इन अ सेकेंड इट विल रीच टू द अदर पर्सन एंड यू कैन सी हाउ मच टाइम ही और शी हैज़ केप्ट इट. तो ये इवन मैंने फाइल भेजी, विद इन 5 minutes अप्रूवल कम्स. So this is how. So on a daily basis, in the morning and in the evening, so my boss and his boss sits in the office and the files are daily ke daily approvals aate, even the file doesn't get hold for a single day. So that is something which is in पूसा. जैसे मुझे और इंक्यूबेशन सेंटर से कुछ मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके यहाँ नए इनिशिएटिव्स लेने में मतलब मुझे महसूस होती है. और मैं कोशिश भी करती हूँ कि उसको उन लोगों से बात करके सॉर्ट किया जाए, या उनके वाइस चांसलर से, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ यूनिक फीचर पूसा है. सो इसलिए डिलेज नहीं होते, कुछ दिक्कतें नहीं आती. एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम इट. मतलब हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ आनी चाहिए कि देयर इज़ अ ट्रेसेबिलिटी फॉर द फाइल्स एंड रिक्वेस्ट्स, एंड देन देयर कैन बी एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट्स एज वेल कि कहाँ पे क्या डिले हुआ, क्यों हुआ. अपलॉडेबल फॉर पूसा's initiative. So I would like to end this session. There are a lot of questions हमारे मन में भी, viewers के मन में भी, but we won't take much of your time. We would like to end this with a rapid fire round, if you are comfortable. Yeah, I'm comfortable. Yeah, go ahead. So I have 10 questions for you. I'll start with the first one. Okay. So if you had unlimited resources and funding, what's one agri-tech innovation you personally would be invested in? सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो अनलिमिटेड ऑफ कोर्स मैं मैन पावर ले पाऊंगी. एंड इकट्ठा, क्योंकि जो ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स वैल्यू चेन मैपिंग पे और डेवलपमेंट पे बहुत हुए, लेकिन वो इंटीग्रेटेड नहीं है. तो अगर इफ़ देर आर बिग प्लेयर्स, सो वी हैव सीन ब्लिंकिट ऑल्सो, राइट, वी हैव सीन द ग्रोथ how they did, or Amazon has done initially when way back they came into India or abroad also. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव था इनका ये सब डेवलप करना, और कैपिटल अवेलेबल थी, तो सारा कुछ कैप्चर कर पाए इकट्ठा. तो आई अंडरस्टैंड इफ दैट वुड बी देयर, आई विल डेफिनेटली वर्क इन द वैल्यू चेन सेगमेंट. So that's personally your perspective. Yes. So guys, ये नहीं कह रहे कि उस पे काम करो. That's Dr. Akriti's taste. कि I would like to invest in that. So my second question is, imagine it's 2040, right? And you walk out of the office. What kind of environment, what kind of world you would like to see after working until 2040 as part of the ecosystem? एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव. Yes. हाँ, तो अभी हम फील्ड में जाते हैं, हमें मैनुअल काम होते हुए दिखाई देता है. बहुत जगहों पर शायद इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स की वजह से ठीक नहीं है, फसल जल गई है, XYZ एंड ऑल. शायद 2040 में जब जाएंगे तो मोर टुवर्ड्स द प्रिसीजन ड्रिवन एग्रीकल्चर रहेगा. लेबर वुड बी देयर, पीपल वुड बी देयर हु आर वर्किंग, बट मोर इन द डिसीजन मेकिंग रोल rather than the manual kind of thing. So to bring the efficiency, people would be running machines, and that would be a different kind of employment, of course. तो वैसा सा कुछ ऐसा देखने की उम्मीद है, लगता है, क्योंकि the kind of startups that are coming in, we assume कि losses बहुत कम हो जाएंगे, early detection of diseases and pests possible होगा, तो losses कम होंगे, post harvest losses अगर कम हो जाएंगे तो फिर efficiency increase होगी, and which would be like production बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, losses कम हो जाएंगे, तो फिर that would be increasing the efficiency. Yes. That's a very nice perspective. क्योंकि जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं,
जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर आपके पास है, तो अगर आप इस तरह सोच रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि 20-25 साल में चीज़ें ऐसे हो कि एम्प्लॉयमेंट रहे, यू आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग एवरीथिंग ऑटोमेटिक, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग people more skilled, right? Yes. So that they can manage those machineries that would be coming to yes. help them. So next question is ki and that I mentioned like in the earlier conversation as well, imagine if Pusa would have been a startup, Pusa Krishi, so how would you pitch it in 30 seconds? Pusa Krishi is a think tank and a growth engine for startups who has worked with more than 450 startups being incubated and 194 startups funded with 29 crore rupees under RKWare Raftar and MSME scheme. And we are vouching on the technical strength of IRI, in which we have 500 plus scientists and a legacy of more than 120 years. And we have the world's best technologies in suitable for Indian agriculture, and we really want to have your investment in Pusa Krishi Incubator to get the startups flourished, and we have got grants also with this. So guys, this is how you create an elevator pitch. It was full of numbers. No, Yeah, but numbers, yes. Facts, numbers. See, numbers actually इतना ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, तो हमेशा क्वेश्चन रहते हैं हर दिन ही 10-12 जगह से कुछ क्वेरी आती है या so people used to ask a lot, so hence the numbers are on tips. Even when being an entrepreneur, if you're pitching something, if you're even trying to convince someone, you should have the numbers and facts in mind. Yes, yes. So that's very. Coming to our next question. So I won't ask name of any startup, but you can tell if you want. So what's one unconventional startup idea in agriculture that you think has massive untapped potential? So you just mentioned ki value chain addition is one, but it's tapped. Unconventional नहीं है value chain. Unconventional would be An untapped potential. say for example if we have this farm BNB. Okay. Like Airbnb, Right. so जिसके अंदर Agri tourism. हाँ, so हम वैसे एग्री टूरिज्म का बहुत ज़्यादा हमने एग्री टूरिज्म के हमने बहुत स्टार्टअप्स सपोर्ट आज तक तो किए नहीं है, आते भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ टूरिज्म से ज़्यादा ऐसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये सुविधा हो कि एक फार्म है और मैं उसको रेंट पे ले सकती हूँ फॉर सम time and I don't have to do anything. I can go on weekends to the farm और मैं वहाँ पर जाकर देख सकती हूँ, अपने बच्चों को खेती से जोड़ सकती हूँ, जो कि आज अभी है ही नहीं बिल्कुल भी स्कूल्स में या कहीं पर भी, और वहाँ पर जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस को वीकली लेकर आ सकूँ, मेरे घर के इतना पास हो, और उस फार्म को मैंने रेंट पे लिया हुआ है. पीपल आर वर्किंग इन द फार्म एंड सिर्फ मैंने ही रेंट पे नहीं लिया हुआ, इवन 4-5 लोगों ने सेम फार्म रेंट पे लिया हुआ है, सो दैट इकोनॉमिकल हमारे को भी पड़े. और उस तरीके के अगर लोग और इस मॉडल को अगर रेप्लिकेट कर पाएँ तो आई गेस एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है. ऑल्दो मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया इसके बारे में, नहीं, there are startups. there are yes 1 or 2 came into, लेकिन लोग अभी उतना बिलीफ नहीं करते, अनटैप्ड है, as you mentioned. सो कहीं से प्रमोट नहीं हुई, इवन हम भी प्रमोट नहीं कर पाए. अब आएंगे which is something which is attractive. ये अट्रैक्टिव है एक सेगमेंट, बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if farmers were given a Shark Tank platform, right? What kind of pitches you would like to hear? Actually farmers turned entrepreneurs अभी भी हैं हमारे पास में, है ना. तो लेकिन farmers की तरफ से innovations majorly machinery के segment में आ रही है, right? rather than any other segment. farmers, क्योंकि farmers जब खेती कर रहे हैं तो उनको मशीनों की ज़रूरत ही महसूस होती है, और उनको कस्टमाइज्ड अपने हिसाब की कि मुझे ये ऑपरेशन में, फार्मिंग ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है तो मुझे ऐसी मशीन कहीं से लेने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती, फिर जुगाड़ से खुद बनाते हैं. फिर जब बनाते हैं तो और साथ वाले भी ट्राई करते हैं तो उनको जमती है, फिर वो धीरे धीरे वो देखते हैं अच्छा ठीक है अब ऐसी बन गई है, इसको सब्सिडी पे डालूं. सबसे पहले तो फार्मर्स हर चीज़ में सब्सिडी के बारे में, क्योंकि उनको दे आर अवेयर कि सब्सिडी नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो उससे पता करते करते हम तक पहुँच जाते हैं. तो फिर हम मशीनों को मॉडिफाई करवाते हैं कि एस्थेटिक लुक के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी उसके हिसाब से, या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए उसको वैलिडेट करते हैं. तो इस तरीके से चलता है. तो मुझे लगता है कि अगर शार्क
टैंक जैसा भी कुछ प्लेटफॉर्म है, तो मेजरली अभी करंट स्टेटस के हिसाब से मशीनरी के ज़्यादा स्टार्टअप्स आने चाहिए जो पिच करेंगे। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं कुछ ऐसी भी दिक्कतें लेकर आते हैं कि मार्केट प्लेस नहीं है, तो लेकिन वो एडुकेटेड फार्मर्स की तरफ से ज़्यादा आएगा, फार्मर तो की तरफ से नहीं होगा हाँ, अभी मशीनरी वाले स्टार्टअप्स मेजरली वो हैं जो देखने को 10वीं पास मिलेंगे। हैं, 12वीं पास Exactly. हैं, तो वो यूज़र इनोवेटर्स हैं जिनको हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इस तरीके के स्टार्टअप्स और प्लेटफॉर्म वाले ज़्यादा आने की संभावना Next question is, if you could give just one piece of advice to the 18-year-old, and I think you answered that कि अगर student आपके पास आ रहे हैं वो किस perspective से काम कर सकते हैं, so one piece of advice that you would give. So it's more about like getting a lot of knowledge in the domain, because knowledge is the power. और वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ना ऐसे भी लोग देखे स्टार्टअप्स नहीं, मतलब लोगों को करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन कहीं पर ना वही मात खा जाते हैं Research नहीं कर कि प्रॉपर रिसर्च नहीं करके आते या चीज़ को समझने की उतना एफर्ट नहीं डालते, तो वो ना बात करते से भी पता चल जाता है। तो वो एक चीज़ ना जो मुझे थोड़ा सा दुख होता है जानकर कि कई, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे, बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं तो उनको हम फिर यही सलाह देकर कहते हैं कि आप अगली बार आइएगा, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर चीज़ें वीक हैं, और मेजरली उसके अंदर उनका जो बेसिक्स होते हैं उसके ऊपर Passion होता है but research नहीं हो पाती. Thank you ma'am. Some few more questions. So next is कि which industry other than agriculture should startups look for? सो हेल्थ केयर कुड बी वन। Okay. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है एक्चुअली, ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर में ना अभी जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरीज वन Right, that's happening. ये हम जब हम पैथोलॉजिस्ट से क्योंकि हम टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन भी करते तो वी डिस्कस कि व्हाट आर ऑल आर द प्रोबेबल एरियाज इन विच कल को शायद आप देखेंगे या जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स वो लोग अभी लिख रहे हैं, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी फॉर अ स्पेसिफिक एंड दैट टारगेटिंग भी करना और उसको सेंस भी करना, these are 2-3 things which healthcare is bringing together. So I understand कि ये भी एक एरिया है जिसके ऊपर अभी तक लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन स्टार्टअप्स नहीं मैंने अभी तक कोई देखे, तो इस पर अगर करेंगे तो दिस वुड बी मोर फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग से भी ज़्यादा बहुत, लेकिन ये है कि अभी बहुत रिसर्च इंटेंसिव होगा, बहुत पैसा लगेगा, तो स्टार्टअप्स को अभी इस स्टेज पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट द बिगर कंपनीज कैन think of and step into it, and the scientific community of course. So lekin this would be there tomorrow. So coming to our next question, if AI powered farming assistance became mainstream, so how would that impact traditional farmers? So you already mentioned कि mechanization और लाएं, farmers को help करें, बट अब हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर न्यू अपकमिंग, आई वुड से पूरा कल्चर आ रहा है. सो हाउ डू यू फील कि दे वुड इम्पैक्ट द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर? That would impact, but say for example, if you are talking about high tech cultivation, तो Right. अभी AI ML का एप्लीकेशन और डिवाइसेस की टर्म्स में सेंसर बेस्ड अगर हमने इरिगेशन मॉड्यूल्स लाए, फर्टिगेशन लेकर आए, ये सब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, हाईटेक कल्टीवेशन में, इनमें सब में अभी चल रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन फ्लड इरिगेशन में नहीं है, बिकॉज जहाँ पर भी रिसोर्सेज अवेलेबल है अबंडेंटली, उनको सेव करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और नहीं सोच रहे हैं इस वजह से क्योंकि दीज आर कॉस्टली थिंग्स करंटली, अभी भी कॉस्टली है, फार्मर्स की रीच से बाहर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन द हाईटेक फार्मर्स और द ऑर्चर्ड ओनर्स और वही लोग ये सॉल्यूशंस को डिप्लॉय कर रहे, करंटली अफोर्ड कर पा रहे, तो स्मॉल एंड मार्जिनल ये जो है हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन जहाँ पर जैसी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट फार्मर के दिमाग में आ जाता है, वो तभी आता है या तो रिसोर्सेज पे सब्सिडी बंद हो गई है, नहीं मिल रहा है, या रिसोर्सेज उस एरिया में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन उसको खेती अभी भी करनी है, वो पीछे जा रहा है या उसका यील्ड कम होता जा रहा है, वहाँ पे लोग इस कंजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आई गेस धीरे धीरे उसका अडॉप्शन बढ़ेगा, लेकिन स्टिल इट विल टेक टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, व्हाट्स अ स्टार्टअप ट्रेंड इन एग्रीकल्चर that excites you the most?
So when you see applications coming in, you see certain kind of startups are coming in. So which is the most exciting trend कि यार इस चीज़ का startup आया, I love it. Let's research more about it. या फिर जो startup आता है तो डॉक्टर आकृति का मन करता है इसको तो मैं अच्छे से देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं. This is my favorite topic. No, being a technical person in dairy and food, तो वो अच्छे से देखती हूँ तो मैं उसमें सोचती हूँ. लेकिन ज़्यादा एक्साइट करते हैं रिमोट सेंसिंग बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम वी हैव अ ड्रोन लैब और IRA के अंदर and we have various remote sensing projects which are actually the initial projects of NASA. तो हम नासा के साथ में ऑलरेडी और इसरो के प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी यहाँ पे लीड्स हैं और पीपल आर वर्किंग विद देम. तो जब वो काम कर रहे हैं और उनके साथ में हम सो वी टेक अवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो हमें समझ में आता है कि कैसे रिमोट सेंसिंग काम कर रही है एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मैप द सॉइल, गोइंग डीप डाउन इन द सॉइल एंड जनरेट वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्स मैप्स, हीट मैप्स एंड ऑल. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं टेक्निकली वी आर अवेयर ऑफ. But we really want to see a more number of startups who are actually getting the things done with an inclusion of all the three kinds of sensing methodologies, including remote sensing, the hyperspectral imaging and soil testing. So ये तीनों चीज़ें क्लब करके जो startups लेकर आते हैं and if they have that valid kind of protocols, तो वो बहुत exciting सा लगता है. The last question of the day, ma'am. If you could invite 3 global visionaries from your experience to a round table discussion, right? Who would they be and what would be the topic as per Dr. Akriti? Jeffrey from Indigo AG from US. So he's of course into inputs and all and carbon marketplace जो design कर रहा है Indigo, Grow Indigo. Grow Indigo is the Indian subsidiary, Myco का और इनका joint venture है. So we are in terms with them over here in India. और they are doing this pilot project in DSR in Punjab, जहाँ पर ये carbon marketplace would be provided of course, but अभी currently sequestration की practices उन्होंने standardize करी हैं, so ये काम कर रहे हैं. So this is on a global level has actually been initiated by Indigo, so that would be one. Then XAG के founder को maybe, and from the Indian perspective नीति आयोग में जो member हैं agriculture के Dr. Rameshan. Okay. So he'll be the one who will be bringing the Indian perspective on the table. Yeah. So which topic would you give them? The 3 of them. So no, but that would be a round table, na? Round table on how the future of agri in India would look like, or what kind of initiatives from different perspectives, different stakeholders' perspective, should be taken. And yes, if that would be a round table, I would of course invite our startups too. Thanks a lot for all the honesty, ma'am. And it was lovely speaking with you. I think most of the viewers would have learned a lot of things. And पूसा से सब जुड़ना चाहेंगे. So आप लोग पूसा कृषि की वेबसाइट पे जाके सारी इनिशिएटिव्स के बारे में देख सकते हैं, इंक्यूबेशन के बारे में देख सकते हैं. डॉक्टर आकृति को लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर सकते हैं. एंड आई थिंक द पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड. थैंक्स अ लॉट अगेन. Thank you, Abhinav. Thank you so very much. And I really loved and enjoyed the discussion. Seriously. Thank you so very much. So did we. Thank you. Thank you. Thank you.